वेलकम बैक टू द चैनल। आज आम डेवलपमेंटल बायोलॉजी सबू शॉर्ट नोट सारीदेवा आई मीन यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जितक भी शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे सब आम सारीदेवा 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आज सबू सर ही सर बास टिके पेशेंस रखिक बसंतु एंड खाता पेन बाहर करके बसंतु। यूनिट 2 सारी देथिले एबे यूनिट 3 रा फर्स्ट क्वेश्चन नु स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ yolk sac केमिति फॉर्मेशन होची। The primary yolk sac forms from proliferating hypoblast cells after implantation. The inner cell mass becomes a bilaminar disc as it divides into the hypoblast which forms the yolk sac and the epiblast which forms from the amnion. So हमारा yolk sac कोड formation होची ना inner cell mass रू ही तैयारी होची। inner cell mass टा bilaminar disc हे जाउची then से divide हे जाउटी divide हे के hypoblast रे convert हे जाउची and epiblast रे convert हे जाउची then एथरू ही हमारा yolk sac formation होची। तो ओवरऑल कहबा गले inner cell mass रू ही हमारा yolk sac रो formation होई थाए। ओके तो हाइपोब्लास्ट रू yolk sac फॉर्मेशन होची एपिब्लास्ट रू amnion फॉर्मेशन होची। amnion कोरियन allantois yolk sac एमाने सब होचନ୍ତି विभिन्न प्रकार लेयर्स। हाइपोब्लास्ट रू yolk sac फॉर्मेशन होची एपिब्लास्ट रू amnion फॉर्मेशन होची। ओके राइट नेक्स्ट जीबा नंबर 2 क्वेश्चन amnion फॉर्मेशन इन बर्ड्स मानक केस रे amnion लेयर केमिति फॉर्मेशन होची। The amnion is a feature of the vertebrate amniota which includes reptiles, birds and mammals. The amniotes have 4 extraembryonic membranes namely amnion, chorion, yolk sac and allantois. Amnion and chorion are composed of extraembryonic somatopleurae which consist ectoderm and somatolateral plate mesoderm. So amnion कहा को नहीं तैयारी हेची amnion और chorion एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमाटोप्ल्यूरे को नहीं तैयारी हेची जो थे कि एक्टोडर्म एंड सोमाटिक लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट थाए। ओके पूरा इजी इंग्लिश लिखा है बिल्कुल भी किसी भी डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं पूरा इजी रे बुझी होतबो। नंबर 3 क्वेश्चन को जीवा ताहले allantois द fetal membrane lying below the chorion in many vertebrates formed as an outgrowth of the embryo's gut. In birds and reptiles, it grows so around the embryo. In eutherian mammals, it forms part of the placenta. The allantois is responsible for the induction of placental development and is the site of extraembryonic vasculogenesis. Allantois कौन हमें देखिले allantois कौन पे रिस्पांसिबल रोज आम देखिले ना प्लासेंटाल डेवलपमेंट पे रिस्पांसिबल रोज जदि प्लासेंटा न हबा ताले बॉडी रे मदर बॉडी रो फिटस बॉडी पाखको कोनोसी प्रकार रो जिंस पत्र आदान प्रदान हे परिबो नाही जेमति कि ऑक्सीजन होची रेस्पिरेशन होची ब्रीदिंग होची न्यूट्रिशन आछि ईच एंड एवरीथिंग आदान प्रदान होची मदर बॉडी रो फिटस पाखको प्लासेंटा द्वारा जदि प्लासेंटा डेवलप हे परिबो नाही ताले कोनोसी प्रकार कम्युनिकेशन बा हमर जो ट्रांसफॉर्मेशन रोची ता मध्ये हे परिबो नाही। सो allantois मेनली प्लासेंटाल डेवलपमेंट दरकार पड़ुची। ओके नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन को जीवा टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन इन एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्लासेंटेशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन समस्त देखिथिबे लॉन्ग क्वेश्चन ने ये होची शॉर्ट नोट मध्ये पके दे पारे केमिति इम्प्लांटेशन होची ना 5 प्रकार रा इम्प्लांटेशन रोची। देयर आर 5 recognized stages of implantation in mammals that precede the formation of the placenta. They are migration and hatching, pre-contact, attachment, adhesion and invasion. The first 4 stages are similar across the species with the process of invasion being variable. तेबे हमें कौन देखले ना फर्स्ट चारिटा जो स्टेज रोची माइग्रेशन हैचिंग प्री कांटेक्ट एंड अटैचमेंट एडहेशन एगुडा को सब हमर माने फर्स्ट चारटा स्टेज सिमिलर रोची किंतु इन्वेशन जो स्टेज रोची 5 नंबर स्टेज रोची सी चारिटा स्टेज थारो टिके अलग रोची। ओके एंड 5 प्रकार रा इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो पाखरे रोची केमिति ह्यूमन एम्ब्रियो को स्टेज रे इम्प्लांटेशन होची मदर बॉडी भितर यूट्रस रे केमिति इम्प्लांट होची। नेक्स्ट प्लासेंटेशन इन मैमल बा प्लासेंटेशन इन मैन प्लासेंटेशन इन मैमल्स जहाँ प्लासेंटेशन इन मैन मध्य सेया। During pregnancy, placentation is the formation and growth of the placenta inside the uterus. एबे ही जस्ट कहतली प्लासेंटा द्वारा कौन फंक्शन होची मदर बॉडी रू फिटस बॉडी पाकू सब प्रकार ट्रांसफर होची फूड मटेरियल्स हे गला न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसफर होची जो द्वारा कि फिटस भले से ग्रो करि पारुची। इट occurs after the implantation of the embryo into the uterine wall and involves the remodeling of the blood vessels in order to supply the needed amount of blood. In humans, placentation takes place 7 to 8 days after fertilization. So fertilization हबार
7 ରୁ 8 दिन मध्य ही आमर प्लासेंटा फॉर्मेशन हो जाउची एंड जो प्लासेंटा द्वारा कि बॉडी भितर मदर बॉडी रु फिटस बॉडी पाक सब प्रकार आदान प्रदान बा ट्रांसफर हो पारुची। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्लासेंटा केते प्रकार प्लासेंटा रही है समस्त देखि पारथो गोटे बॉक्स कर देछि जोथि पई कि बुझिबा बहुत इजी हे जिवो केते प्रकार प्लासेंटा रहउची एंड तार कोन कोन एग्जांपल माने को टाइप रा प्लासेंटा को टाइप रा एनिमल बा मामल मान को केस रे देखा जाउची। फर्स्ट डिफ्यूज टाइप एंड एपिथेलियोकोरियल टाइप ए दिटा जाक कोड देखा होची हॉर्स एंड पिग्स मान को केस रे देखा होची। नेक्स्ट कॉटिलिडनरी एंड एपिथेलियोकोरियल ए माने रुमिनेंट्स मान को केस रे देखा होची। रुमिनेंट्स को माने कैटल शीप गोट्स डियर ए मान को में रुमिनेंट एनिमल बोली कहिथांती ए रुमिनेंट्स मान को केस रे कॉटिलिडनरी प्लासेंटा एंड एपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा देखा जाउची। नेक्स्ट थर्ड जोनारी एंड एंडोथेलियोकोरियल माने कार्निभोर जो माने मांसाशी प्राणी रहिछन से मान को केस रे देखा होची। नेक्स्ट लास्ट डिस्कॉयड एंड हेमोकोरियल ये ह्यूमन मान का केस रे एप्स मान का केस रे मंकीज एंड रोडेट्स मान का केस रे देखा होची। ठीक अछि तो एठी हमें विभिन्न प्रकार प्लासेंटा देखिले एंड से माने कहा कहा केस रे देखा होचंती ता मध्ये देखिले। एबे यूनिट 3 रो लास्ट क्वेश्चन देखियो पर्चुरेशन। पर्चुरेशन माने कोन चाइल्ड बर्थ द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ माने जन्म हबार प्रोसेस को हमें पर्चुरेशन बोली कहिथांती। ओके आई होप यूनिट 3 रो सबुतिक क्वेश्चन समस्त बहुत भलरे बुझी पारथिबे बहुत सारा क्वेश्चन अछि किंतु जेतिक बेस्ट क्वेश्चन सेतिक ही मुनै के आछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़े के लाभ नाही समस्त लॉन्ग क्वेश्चन तो पढ़ुई चंती जेतिक बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा एग्जाम रे आसीबा मु बा सेति क्वेश्चन डिस्कशन करछि एतिक लेखि रखंतु आराम से बुझी बुझी कि गोटे थर लेखा प्रैक्टिस कर दियंतु बढ़िया से एग्जाम हबा बिल्कुल भी खराब हबने जमा टेंशन नबा दरकार नहीं पूरा कूल माइंड रे पढ़ंतु एग्जाम बहुत दिन अच्छी एबेठू जदि दिन राति एक करिकी पढ़िबे ताले आराम से सबु पेपर कंप्लीट हो जिवो रिवीजन मध्य हो जिवो केमिति पढ़िबे केमिति रिवीजन करिवे ता मध्य मु गोटे वीडियो रे बतै देबी जो द्वारा कि पूरा स्मूथली सबु पाठ हो जिवो। ओके जदि आज वीडियो हेल्पफुल रोचे ताले प्लीज टिके लाइक कर दियंतु एबे ही वीडियो चलची कंटिन्यू होची वर्तमान आमे यूनिट 4 को मध्य जिबा आज आमे सारीबा को कहिछि माने श्योर सारीबी यूनिट 4 भी सारीबी तो वीडियो को टिके लाइक कर दियंतु जते संग माने 6 सेमेस्टर पय प्रिपेयर होछन से माने को शेयर करंतु एंड वर्तमान सुधा जो माने भी सब्सक्राइब करनांती प्लीज 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 सब्सक्राइब करंतु एंड यस टेलीग्राम चैनल को पक्का जॉइन करंतु नोट्स आसुची बुक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर देछि नोट्स आसुची 2 डेज भितरे नोट्स पळे आसीबो सबुथरा नोट्स दे देला पारे समस्ते आराम से बसे के प्रैक्टिस करबे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग बस के प्रैक्टिस करेंगे। ओके तो स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 4 फर्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। In modern insects, 3 basic forms of post-embryonic development can be recognized, described as ametabolous, hemimetabolous and holometabolous. Post-embryonic development refers to the developmental period after embryogenesis. This usually includes extensive growth, composition, morphogenesis and maintenance in the adult form. Embryonic stage कौन post-embryonic stage कौन जिते बेले गोटे फिटस बढ़ू थाए जाइगोट बढ़ू थाए ताको हमें embryonic development बोली कहि थांती जन्म ही सरला परे आमे ताको पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोली कहि थान जाको हमें निम्फ स्टेज बोली कहती लार्वाल स्टेज इंसेक्ट मानकर लार्वाल स्टेज को हमें कौन कहते हैं निम्फ स्टेज बोली कहि थांती तो विभिन्न प्रकार इंसेक्ट मानकर हमें देखुछन टाइप्स ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें एठी देखुछंती इंसेक्ट मानकर केमिति होची अलगा मानकर केमिति का सब पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रहूची सो एठी हमें इंसेक्ट मानको बेसिकली बेसी एम्फासाइज करचंती एंड से मानकर मेटाबोलस टाइप ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा होची आ मेटाबोलस होलो मेटाबोलस हेमी मेटाबोलस ए टाइप रो सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बा पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा जाउची पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माने कोन ना द पीरियड आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस जेनेसिस माने प्रोडक्शन एम्ब्रियो प्रोडक्शन बा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबार पर पीरियड टा को ही आमे पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोली कहउचंती जो थरे कि ग्रोथ बॉडी रो कंपोजिशन मॉर्फोजेनेसिस माने आउटर स्ट्रक्चर बॉडी केमती मेंटेन होजी सब किसी आम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही स्टडी करें। ठीक है नेक्स्ट रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस जस्ट प्रीवियस क्लास रे ही कहती जुवेनाइल हार्मोन कहला बेले ही कहती जे रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव को माने कौन प्रोग्रेसिव माने जदि लार्वाल फॉर्म रु एडल्ट फॉर्म को गोटे बॉडी चेंज हैला बेले कोनोसी कैरेक्टर डेवलप करूची ताले हम ताको प्रोग्रेसिव चेंज बोली कहितांती जदि लार्वाल फॉर्म रु एडल्ट फॉर्म को गला बेले को कोनोसी कैरेक्टर डिग्रेड हे जाउची बा कोनोसी बॉडी पार्ट बॉडी ऑर्गन डिग्रेड हे जाउची लॉस हे जाउची हम ताको रिग्रेसिव चेंजेस बोली कहितांती एंड ए चेंजेस को ही मेटामॉर्फोसिस बोली कहितांती मेटा मीन्स चेंजेस मॉर्फोसिस माने बॉडी सो बॉडी भितरे जहाँ भी चेंजेस होउची आइदर खराब हो किंबा भलो हो कैरेक्टर लेस हो बा कैरेक्टर
किछि डेभलप हो ताको आमे मेटामॉर्फोसिस बोली कहि थांती। तो रिग्रेसिव माने किछि कैरेक्टर लॉस हो जाउची, प्रोग्रेसिव माने किछि कैरेक्टर डेभलप होउची। सो इन प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एठे हम एम्फीबिया मानक केस रे देखुचंती। तो एम्फीबिया मानकर फ्रॉग एंड हॉर्डमानिया आमे नेचंती एग्जांपल। इन प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग अ यंग चेंजेस इनटू adult or in advanced adult, while in retrogressive metamorphosis in hordmania an advanced larva into generate or degenerate adult by loss of organs। तो हॉर्डमानिया मानक केस रे लार्भा रु जेतेबेले से माने अडल्ट होउचंती तांकर बॉडी रो ऑर्गन सब लॉस हो जाउची। एंड फ्रॉग मानकर जेतेबेले लार्भार फॉर्म रु अडल्ट फॉर्म को जाउचंती तांकर ऑर्गन सब डेवलप हे जाउची। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग मानक केस रे देखा होची एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बा रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हॉर्डमानिया मानक केस रे देखा होची। रिग्रेसिव जहा रिट्रोग्रेसिव सेया से सेम जिंस। Next point देखिबा, during metamorphosis the external gills are replaced by the internal gills and hind legs begin to appear. Virtually every organ in the frog changes and becomes suitable for life on the land. Metamorphosis continues as front legs appear and the internal gills are replaced by lungs. The tail begins to be resolved. तो metamorphosis रा आमे देखुचंती प्रोग्रेसिव metamorphosis रा कोन चेंजेस होची फ्रॉग मानक केस रे, बस सैया ही लिखा है। ओके पूरा इजी जिनस, किछि नहीं डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा नंबर 3, रोल ऑफ थायरॉक्सिन इन मेटामॉर्फोसिस इन एनुरन टैडपोल लार्वा। आमे जानचंती हमर मध्य थायरॉक्सिन हार्मोन अछि, थायराइड रो सिक्रेट होची जे हम बॉडी को कंट्रोल करिके रखुची, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करूची। सेमती एठी थायरॉक्सिन हार्मोन न कोन काम रहची, दैट टू बॉडी चेंजेस रे। गोटे एनुरन टैडपोल लार्वा रो बॉडी रे तबेले मेटामॉर्फोसिस चलची सेतबेले थायरॉक्सिन कोन काम करूची। देखिबा कोन अछि आंसर, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ थायरोट्रोपिन by thyroxine or T4 is relaxed, allowing higher whole body levels of T4 that enable specific responses at the tissue or cellular level. Higher local thyroid cellular signaling leads to cell specific responses that bring about localized developmental events. Overall कह गले बॉडी रा जहाँ भी सब इवेंट होची, डेवलपमेंट होची ताको कंट्रोल किए करोची ना T4 हार्मोन जाका में थायरॉक्सिन बा थायरोट्रोपिन बोली कहउचंती। ओके क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, रिजेनेरेटिव कैपेसिटी ऑफ सिलेंटेरेटा। रिजेनेरेटिव कौन, जदि कौन सी पार्ट आमर डिजेनेरेट हो जाउची से यदि आउ थरे तैयारी होची ताको में रिजेनेरेशन बोली कहि थांती। सो इन प्लांट्स एंड इन सिलेंटेरेट सच एज द हाइड्रा एंड जेलीफिशेस मिसिंग पार्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री एक्जिस्टिंग वंस। द वुंड इज हील्ड एंड द नेबरिंग टिश्यूज reorganize themselves into whatever parts may be have been cut off। जदि सिलेंटेरेटा मानक केस रे बा प्लांट केस रे हाइड्रा जेलीफिश मानक केस रे कोनोसी जगह कटि जाउची, वुंड हे जाउची, से जगहटा हील होची, माने धीरे धीरे सेल माने सेठी रिप्लेस हबा को लागुचंती एंड से जगार ही तांकर आउ थरे ऑर्गनटा डेवलप हवा को लागुची। सपोज वर्तमान आमर गोटे हाथ भांगी जीवो किबा कटि जीवो, आउ थरे सेठु तयारी हेबो कि हाथटा नाही तयारी हेबनी। किंतु जेलीफिश मानक पाखरे ए रिजेनरेटिव कैपेसिटी अछि जो द्वारा कि जदि तांकर बॉडी रो कोनोसी पार्ट कटि जाउची ताले पुणी थरे से सेम बॉडी पार्ट से सेम जगार ही क्रिएट हेई पारिबो। ताको हमें रिजेनरेशन बा रीऑर्गेनाइजेशन बा रिजेनरेटिव कैपेसिटी बोली कहिथांती। ओके क्लियर। नेक्स्ट जीवा नंबर 5 क्वेश्चन को, एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस is defined as the regeneration of a specific part of an organism in a way that involves extensive cell proliferation of somatic stem cells, de-differentiation and reformation as well as blastema formation. An example of epimorphosis in vertebrates are regeneration of limbs, regeneration of lenses, regeneration of internal body organs. So overall कहबा गले एपिमॉर्फोसिस माने होची रिजेनरेशन। कहार का रिजेनरेशन होची ना, लिम्स रो रिजेनरेशन होची, लेंसेस रो माने आखिर लेंसेस रो रिजेनरेशन होची एंड जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होची सेमानकर जदि कोनोसी प्रकार डिफेक्ट आसुची बा वुंड हे जाउची ताले इंटरनल बॉडी ऑर्गन मध्ये रिजेनरेट करि पारुची, जहा को हमें एपिमॉर्फोसिस बोली कहउचंती। एंड ये केमिति होची ना सेल रो प्रोलिफरेशन, सोमैटिक सेल रो प्रोलिफरेशन द्वारा ही डी डिफरेंशिएशन द्वारा माने सेल डिवीजन द्वारा ही एपिमॉर्फोसिस काम करि पारुची एंड रिजेनरेशन प्रोसेस होची। ओके देन देखिबा मॉर्फोलैक्सिस कोन। Morphallaxis, a process of tissue reorganization observed in many lower animals following severe injury such as bisection of the animal and involving the breakdown and reformation of cells, movement of organs and de-differentiation of
tissues. The classical example of morphallaxis is that of the Cnidarian hydra, where when the animal sever into two, the remaining severed sections form two fully functional independent hydra. आम हाइड्रा देखी जानी हाइड्रा विषय कौन ना से बॉडिंग होची. बॉडिंग माने जितेबाला गोटे मैच्योर हाइड्रा बॉडी गोटे साइड्र हाइड्रा बाहर की पलाऊँगी. सपोज गोटे गचर गोटे डाल भांगिकी पलैब जमती हाइड्रा होची सेमती. हाइड्रा गोटे मेन बॉडी साइड बॉडी पार्ट जब बाहर की पलाऊँगी ताल से साइड बॉडी पार्टा जाकि अलगा होगी फॉर्मेशन करुच्ची नुआ गोटे इंडिविजुअल होगी तैयारी हो जाऊँगी. ठीक सेमती एटी जदि एनिमल कौन पार्ट कटि जाऊँगी आई मीन हाइड्रा जदि कौन पार्ट कटि जाऊँगी ताहले सी अलग होगी फॉर्मेशन होची जहाँ आम मॉर्फालैक्सिस बोली कहते पूरा इंडिपेंडेंट होगी तैयारी हो जाऊँगी. सपोज बर्तमान मु मो बॉडी की दी फाड़ करदेवी. दी फाड़ कलापर मोर कौन गोटे फाड़ पर आउ गोटे मनीष हो आउ गोटे फाड़ आउ गोटे मनीष हो कि ना सेमती हेनी केबे भी अलग इंडिपेंडेंट होगी दीटा मनीष हो पारनी. किंतु हाइड्रा मान केस होची जदि आम गोटे हाइड्रा को काटिदेबा बा गोटे हाइड्रा यदि छिंडिकी पलैब कट होगी पलैब ताहले से कट हाइड्राटा इंडिपेंडेंटली लाइफ बंची पार जेमती इंडिपेंडेंट रहीकि रहिबा कथा सेमती इंडिपेंडेंट होकर ही रहिबा. एंड या आम कौन कहते मॉर्फालैक्सिस बोली कहते. दीटा अलग अलग पार्ट रे डिवाइड हो जाबा एंड एक्टिव मध्य रहिबा. नेक्स्ट जीवा नंबर 7 क्वेश्चन को. What are the biochemical changes in aging? एजिंग माने कौन बयस बढ़िबा. एजिंग रे कौन कौन सब बायोकेमिकल चेंजेस रही. इम्पायर्ड ग्लूकोज प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इन ओल्डर इंडिविजुअल्स इज कॉमन. एजिंग इज एसोसिएटेड विद द इम्पायर्ड ग्लूकोज हैंडलिंग मेनली ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ इंसुलिन एक्टिविटी 6 to 8. तो आम जानते जिते बयस बढ़े साधारणतः कौन होची ना ग्लूकोज एमाउंटा एपट सेपट हो जो कि डायबिटीज होची. इंसुलिन एंड ग्लूकोज जदि इम्बालांस होगला ताहले डायबिटीज हवा कथा ही हम. जदि ग्लूकोज रे अमाउंट बढ़ी जाउची लिपिड मेटाबॉलिज्म ठीक से हो नहीं ताहले एजिंग हवा क्षणी ए सब प्रभाव आम उपर पकाउची. जेते अधिक एज होची सेते अधिक ग्लूकोज रे अमाउंट बॉडी रे बढ़िबा को लागुची एंड जे कि डिजीज कराउची. तो बायोकेमिकल चेंजेस कौन होची ना ग्लूकोज अमाउंट बढ़ुची प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म मध्य ठीक ठाक हो नहीं. ठीक अच्छे ये सब एजिंग रो प्रॉब्लम बायोकेमिकल चेंजेस. नेक्स्ट एजिंग सिम्पटम्स इन नर्वस सिस्टम. एजिंग है माने बयस बढ़िया संगे संगे नर्वस सिस्टम रे कौन कौन इफेक्ट पकाउची. यू माइट हैव रिड्यूस्ड और लॉस्ट रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन. दिस लीड्स टू प्रॉब्लम्स विद द मूवमेंट एंड सेफ्टी. स्लोइंग ऑफ थॉट memory and thinking is normal part of aging. These changes are not the same in everyone. आम जानते जिते मनीष धीरे धीरे बुढ़ा बुढ़ी होगा लगे से रिफ्लेक्स लॉस कर जाती सेंसेशन लॉस कर जाती धीरे धीरे किसी जना पड़ेनी चिमुटिले जना पड़ेनी जदि कौन बाजी जाऊँगी कि खंडिया हो जाए से जापारती धीरे धीरे देखा जाएनी एंड से मेमोरी पावर धीरे धीरे कमिबा लगे थिंकिंग एबिलिटी कमिबा लगे परसेप्शन कमिबा लगे सेल्फ एक्सेप्टेंस कमिबा लगे. तो एजिंग हवा क्षणी यही सब जिनस धीरे 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 कमी कमी जाऊँगी. आ सब क्या द्वारा कंट्रोल होची ओबियसली नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होची. टच मेमोरी थॉट सेंस ए सब नर्वस सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल होची. तो जिते आमर एज बढ़ुची एजिंग होची यही सब प्रकार लॉस होची जो द्वारा कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करुची. ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 6 प्रिंसिपल्स ऑफ टेराटोलॉजी. प्रथमे तो टेराटोलॉजी कौन. टेराटोलॉजी माने होची स्टडी ऑफ टेराटोजेनेसिस. एबे टेराटोजेनेसिस माने कौन. जेनेसिस माने प्रोडक्शन. टेराटो माने बॉडी भितरे आई मीन ऊम भितर थिबा फिटस को जदि कौन प्रकार डिजीज होची ताकू आमे कहउचंती टेराटोजेनेसिस एंड तार स्टडी को आमे टेराटोलॉजी बोली कहिथांती. से ही लिखा है. In considering the effects of drugs on pregnancy, it is important to remember that the 6 principles of teratology, genetic susceptibility, development stage, mechanisms, endpoints, assess and dose response. ये 6टा प्रिंसिपल रहुची teratology रो. That means teratogenesis हबार 6टा प्रिंसिपल मेन important प्रिंसिपल रहुची. Okay. Next number 10 question. Environmental factors on teratogeny.
alcohol, tobacco, smoke, mercury, lead, dioxin, air pollution, pesticides, benzenes. These are all the environmental factors that can cause harm to the developing fetus. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଦର ବଡି ଭିତରେ ଫିଟସ୍ ରହୁଛି ବା ବେବି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଟସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିବାକୁ ମାନେ ଆଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବାକୁ ସ୍ମୋକ୍ କରିବାକୁ ଟବାକୋ ଏସବୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏସବୁଠୁ ବହୁତ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଫିଟସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ହାର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଏ ହାର୍ମଫୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଟେରାଟୋଲୋଜି କରେଇପାରେ ବା ଟେରାଟୋଜେନେସିସ୍ କରେଇପାରେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟେରାଟୋଜେନେସିସ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଟେରାଟୋଜେନି କୁହନ୍ତି ଡିଜିଜ୍ ହବାକୁ ଟେରାଟୋଜେନେସିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଟେରାଟୋଜେନେସିସ୍କୁ ଟେରାଟୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ओके एबे क्लियर नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन इनविट्रो फर्टिलाइजेशन इनविट्रो फर्टिलाइजेशन रो कौन बेसिक स्टेप्स रही प्रथम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कौन पाई करा जाए एथि पाई करा जाए जो कपल्स माने चाइल्डलेस थांती जो मानकर कोनोसी कारणरु इनफर्टिलिटी आसी थाए एंड इनफर्टिलिटी जोगु ही से माने चाइल्डलेस हेई थांती से चाइल्डलेस कपल मानकर बॉडी बाहर फर्टिलाइजेशन करिकी ब्लास्टुला स्टेज रु ही बेबी को बॉडी भीतर इम्प्लांट करेबाकू इनफर्टिलाइजेशन इनविट्रो फर्टिलाइजेशन बोली कहा जाए बा आईवीएफ कहा जाए सपोज गोटे मदर बॉडी बा गोटे फीमेल वर्तमान इनफर्टाइल अच्छी एबे बाहरे आमे माने बॉडी रो बाहरे गोटे टेस्ट ट्यूब रे आमे ओवम बा सेकेंडरी oocyte एंड मेल स्पर्म आनिकी ताको फ्यूज करे सारा पर जो जाइगोट फॉर्मेशन हबो ताको आमे ब्लास्टुला स्टेज रु ही वाजिना देकी बॉडी रो यूटेरस भितरे एंट्री करेबाकू इम्प्लांट करेबाकू इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाए एंड यार कौन स्टेप रही प्रथम ओवारियन स्टिमुलेशन करा हबो माने ओवारी को स्टडी करा हबो को स्टेज रे ओवारीटा भल से मैच्योर एग प्रोडक्शन करछि देन एग रिट्राइवल करा हबो एग रिट्राइवल माने एग को बॉडी बाहर को काढ़ी अणा हबो देन स्पर्म रिट्राइवल करा हबो सीमेन थ्रू रे एक्साइटमेंट करिकी मास्टरबेशन द्वारा स्पर्म रिट्राइवल करा हबो देन बॉडी बाहर ताको टेस्ट ट्यूब भितर फर्टिलाइज करा हबो एंड एम्ब्रियो को लास्टली बॉडी भितर को इम्प्लांट करा हबो ये रहुची मेन स्टेप ओवरियन स्टिमुलेशन एग रिट्राइवल स्पर्म रिट्राइवल fertilization and embryo transfer. One cycle of IVF can take about 2 to 3 weeks. More than one cycle may be needed. That means गोटे आईवीएफ साइकिल करने 2 ରୁ 3 वीक समय लगी था ये गोटे बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत टेक्निक रे होची पूरा लव एंड केयर रे जब आपको हैंडल न करबा ताले आईवीएफ पूरा रॉन्ग हे जिवो टोटल टेक्निक रॉन्ग हे जिवो एंड गोटे भलो जाइगोट प्रोडक्शन हे परिबा नाही सेथिपाई आईवीएफ 2 ରୁ 3 वीक समय निए एंड जितेबाला जाइगोट प्रोडक्शन हो जाऊँगी 2 दिन मध्य ही से ब्लास्टुलेशन स्टेज को पलैसे कारण आम जानी 2 ରୁ 3 दिन भर ब्लास्टुला स्टेज को पलि आस ब्लास्टुलेशन स्टेज रु ही आम ताको नहीं बॉडी भितर इंजेक्ट करार अच्छी मोर देन वन साइकिल मे बी निडेड कहीं कहुई बेले बेले एमती किसी हुए किसी कंडीशन रु एनवायरमेंटल कंडीशन हो कि कौन केमिकल रिएक्शन जो हो जाइगोट प्रोडक्शन हो पारनी से जदि गोटे थर आईवीएफ द्वारा प्रॉपर जाइगोट प्रोडक्शन न हो पार डिस्कार्ड करिकी आउ थरे ओवम एंड स्पर्म को आनिकी भल से फ्यूज कराइकी जाइगोट फॉर्मेशन करा जाए सेतिपय कुआ हेचे जे इट टेक्स मोर देन वन साइकिल ओके एबे क्लियर आईवीएफ नेक्स्ट जीवा नंबर 12 क्वेश्चन को फैक्टर्स अफेक्टिंग इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कौन फैक्टर अच्छी जे कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट करूची एज कहीं आम एज कहते कहीं मैक्सिमम जदि 35 एबव हो जाऊँगी ताहले प्रॉपर एग प्रोडक्शन हो पारे ना फीमेल मान केस से भल न्यूट्रिशियस मैच्योर एग प्रोडक्शन हो पारे ना जो कि आईवीएफ टा सक्सेस हुए ना सक्सेस रेट कमी जाए द क्वालिटी ऑफ एग स्पर्म एंड एम्ब्रियो जदि एग क्वालिटी ठीक न रही स्पर्म रो न्यूट्रिशियस बा मोटिलिटी नथिबो क्वालिटी स्पर्म सिक्रेशन न होबा ताहले मध्य आईवीएफ रो सक्सेस रेट मिल पारिबो नाही हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी को स्टडी करा जाए कौन से प्रकार प्रोब्लेम थिला कि पूर्वर आउ थे आईवीएफ हेची कि एपरि भाव में विभिन्न प्रकार प्रीवियस प्रेगनेंसी को स्टडी करा जाए कंट्रोल्ड ओवरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल यूटेराइन और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एम्ब्रियो ट्रांसफर पेशेंट्स लाइफस्टाइल इंपोर्टेंस ऑफ एन आईवीएफ इनक्यूबेटर ये सब प्रकार को फैक्टर को मिसई देले ही गोटे प्रॉपर आईवीएफ सक्सेस रेट मिलिबो जदि ये सब डिफेक्ट देखा जाए ताहले हमको प्रॉपर आईवीएफ सक्सेस रेट मिल पारिबा नाही दैट मीन्स गोटे प्रॉपर जाइगोट बा प्रॉपर बेबी प्रोडक्शन हो पारिबा नाही ठीक अच्छे एंड यही फैक्टर माने रहुचंती जे कि आईवीएफ को अफेक्ट करूचंती ओके नेक्स्ट नंबर 13 क्वेश्चन जीवा
Characteristics of stem cells. Stem cells are characterized by two properties: the ability to self-renew and the ability to differentiate into different types of cells. एटी कौन कहूँ या पाखे दुईटा प्रॉपर्टी अच्छी ability of self renew माने निजे निजे रिजेनेरेशन करेबा सपोज वर्तमान बॉडी रे हमर कोन जगह आंचुड़ी हो जाइए से जगहटा को आमे किछि आनिकी सेल्फ फुलफिल करूचंती कि से जगहटा सेल्फ रिन्यू होउची तो ताकू आमे कहउचंती सेल्फ रिन्यू एबिलिटी स्टेम सेल द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स निजे निजे डिफरेंशिएट हेकी अलगा टाइप रो सेल प्रोडक्शन करिबा टिश्यू प्रोडक्शन करिबा ये होची तारा आ गोटे कैरेक्टरिस्टिक स्टेम सेल्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज टोटिपोटेंट प्लूरिपोटेंट मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट तो चारि प्रकार स्टेम सेल को आमे कैटेगराइज करिसेंती ओके कैरेक्टरिस्टिक एंड कैटेगराइजेशन आमे जानि देले नेक्स्ट नंबर 14 क्वेश्चन को जिबा क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी जस्ट एबे ही से आमे पढुतले सो स्टेम सेल्स आर डिफाइंड एज देयर कैपेबिलिटीज टू सेल्फ रिन्यू एंड गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स डिपेंडिंग ऑन देयर potency. They are classified as pluripotent, multipotent, unipotent and is demonstrated through their potential to generate the variety of cell lineages. तो ये जो विभिन्न प्रकार सब सेल आमे देखुचंती प्लूरिपोटेंट मल्टीपोटेंट यूनिपोटेंट टोटिपोटेंट ए सब टाइप रो सेल माने अलग अलग टाइप रो सेल प्रोडक्शन करि थांती बॉडी रे एंड से मानक बाहर कोन कैरेक्टरिस्टिक रहउची ना सेल्फ रिन्यू कैरेक्टरिस्टिक रहउची एंड डिफरेंशिएट सेल डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक मध्ये रहउची नेक्स्ट नंबर 15 क्वेश्चन को जिबा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स स्टेम सेल आमे यूज कोन पई करूचंती कोन कोन काम रहिची ए स्टेम सेल्स रो फर्स्ट पोटेंशियल यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स आर grow new cells in a laboratory to replace damaged organ or tissues पूरा सिंपल इंग्लिश में लिखा है करेक्ट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली नेक्स्ट रिसर्च कॉजेस द जेनेटिक डिफेक्ट्स इन सेल्स जदि सेल कौन प्रकार जेनेटिक डिफेक्ट रोचे ताकू स्टडी करिया पे हम स्टेम सेल को यूज करचंती रिसर्च हाउ डिजीजेस ऑकर और व्हाई सर्टेन सेल्स डेवलप इनटू कैंसर सेल्स कौन पाई डिजीज ता हेची ताकू रिसर्च करिवारे यूज करचंती एंड कैंसर सेल कौन पाई डेभलप है कौन भाई स्टार्ट है ताकू मध्य स्टडी करने आम स्टेम सेल को यूज करचंती एंड लास्टली टेस्ट न्यू ड्रग्स फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस जितेबाला ड्रग माने एटी मेडिसिन आम मेडिसिन को बायोलॉजिकल टर्म रे ड्रग्स बोली कही जितेबाला नुआ किसी मेडिसिन आम प्रिपेयर करुचंती डॉक्टर माने प्रिपेयर करुचंती साइंटिस्ट माने प्रिपेयर करुचंती सेतेबाला से ड्रग को से माने सेफ्टी एंड इफेक्टिव बोली टेस्ट करैबा पई स्टेम सेल को मध्य यूज करिथांती ओके नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन को जिबा amniotic fluid and its uses amniotic fluid surrounds the growing fetus in the womb माने बॉडी व पेट एंड प्रोटेक्ट्स द फिटस फ्रॉम द इंजुरी एंड टेम्परेचर चेंजेस इट ऑल्सो अलाउज द फ्रीडम ऑफ फिटल मूवमेंट एंड परमिट्स मस्क्यूलोस्केलेटल डेवलपमेंट तो एमनियोटिक फ्लूइड कोड थाए फिटस को सराउंड करिकी थाए वोम रे प्रेजेंट थाए ताको प्रोटेक्ट करिकी थाए एंड कौन करुची फिटस को इंजुरी प्रोटेक्ट करुची टेम्परेचर को मेंटेन करिकी रखुची बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करिकी रखुची फिटस को मूवमेंट करबारे हेल्प करुची एंड तार मस्कुलर लाइन को स्ट्रॉन्ग करबारे हेल्प कर तार स्केलेटल डेवलपमेंट करबारे मध्य हेल्प करोची तो एमनियोटिक फ्लूइड रो एया रहउची सब फिटल रो यूजेस नेक्स्ट व्हाट इज amniocentesis दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2 मार्क्स क्वेश्चन ने आसी पारे ये 3 मार्क्स क्वेश्चन रे भी आसी पारे सो अ प्रोसेस इन व्हिच amniotic fluid is sampled using a hollow needle inserted into the uterus to screen for abnormalities of the developing fetus is amniocentesis so amniocentesis process रे आमे कोन करंती न गोटे निडल नियंती निडल को यूटेरस रे इंजेक्ट करंती इंजेक्ट करके amniotic fluid को एक्सट्रैक्ट करके आनती काढ़ी के आनती कौन पे काढ़ी के आनती कहीं से amniotic fluid को लेके स्टडी करंती चेकआउट करंती जे से डेवलपिंग फिटस रे कौन प्रकार इंजुरी ना तो कौन प्रकार एबनॉर्मालिटीज ना तो माने जेमति का सिंड्रोम रोचे डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम से टाइप रो किछि सिंड्रोम आ रहुनी तो जेनेटिक एबनॉर्मालिटीज रहुनी तो सो फिटस रो टोटली एबनॉर्मालिटीज को स्टडी करबा पई amniocentesis करा जाय आ amniocentesis केमिति करा होची ना बॉडी रे प्रेजेंट थिबा amniotic fluid को नै करी ही करा होची ओके नेक्स्ट नंबर 18 क्वेश्चन को जिबा नंबर 18 ना हमर कोन अछि ना ड्रॉबैक्स amniocentesis करबा द्वारा रिस्क कोन अछि ड्रॉबैक्स कोन अछि फर्स्ट इन्फेक्शन इन द यूटेरस then miscarriage less than 1 in 200 women have a miscarriage after an amniocentesis next
cramping, spotting or leaking amniotic fluid. About 1 to 2 in 100 women have these problems. Passing infection to your baby and RH problems. ये सब होची विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स ड्यू टू amniocentesis. पूरा सिंपल इंग्लिश रे लिखा है कौन कौन सब प्रॉब्लम होची amniocentesis करबा द्वारा ना मिसकैरेज होची, क्रैम्पिंग होची बहुत जोर से जेमति का मेंस्ट्रुअल साइकिल बेले क्रैम्प होय सेमति का क्रैम्पिंग आसुची, देन इन्फेक्शन होची यूटेरस रे, देन हमर amniotic fluid लीक हबार मध्ये चांसेस रहउची एंड इन्फेक्शन मध्ये बेबी पाखु को पास हबार चांस रहउची. ओके, सो ये होची डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड drawbacks due to amniocentesis. Next, last, misuse of amniocentesis. Amniocentesis को कौन भाବରେ misuse करा होची. So amniocentesis is the fetal sex determination and disorder test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. It is being used to kill the normal female fetus. It is legally banned for the determination of sex to avoid female foeticide. देखंतु जितेबाला मुझे कहली amniocentesis 2 मार्क रे भी पड़ो 3 मार्क रे भी पड़ो, तो 2 मार्क रे जदि पड़ुची जहाँ लिखाई से लिखे, जदि 3 मार्क रे पड़ुची ताले याकू मध्य आपण मिसेकी लिखिबे, माने मिसयूज ऑफ amniocentesis को amniocentesis भितर लिखिबे. तो amniocentesis आम कौन देखी ना amniotic fluid को आम एक्सट्रैक्ट करके गोटे निडिल चेकआउट करुँच स्टडी करुँच फिटस को कौन प्रकार डिजीज होती कि नहीं, कौन प्रकार डेभलप रे प्रोब्लेम हो जेनेटिक डिजॉर्डर रही कि आम से सब चेक करुँच जोटा कि भल करुँच. किंतु amniocentesis को कई लोग मिसयूज करुँच कौन करुँच ना सेक्स डिटर्मिनेशन करने, फिटाल सेक्स डिटर्मिनेशन करने amniocentesis करा जाउची. आम तो समस्ते बहुत भल भाव जानते एवं गर्ल चाइल्ड को किल करा होची, बॉडी भितर आबर्षण कर दिया होची जहाँ आम भ्रूण हत्या बोली कहते. सो या लीगाली बैन कर दिया है सेक्स डिटर्मिनेशन को, फिटाल सेक्स डिटर्मिनेशन को लीगाली बैन कर दिया है. केवल या लीगाली कौन पाई करा है ना आम एबनॉर्मालिटीज चेक करि परिबा, फिटाल रो एबनॉर्मालिटीज को चेक करिया पे amniocentesis करा जाउची. अदरवाइज या आम केबे भी सेक्स डिटर्मिनेशन ने यूज करि परिबा नाही. ये होची यार मिसयूज. एंड आई होप कि बर्तमान आम जितकी भी क्वेश्चन कले समस्ते क्लीयर हो जाए 19-20 क्वेश्चन आम कंप्लीट करदेले एंड टोटाल डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब प्रकार शॉर्ट नोट मु क्लीयर करदेली. प्लीज या सब लिखि रखु, प्रैक्टिस करूँ. मुझे जो बुझाऊँगी भल कि मन देकी बुझंतु, पूरा सिंपल इंग्लिश लिखा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट इंग्लिश ना. एंड सबू जिनस को बिट बाय बिट लिखि रखु. मु तो ऑलरेडी बुक्स एंड नोट्स अवेलेबल कर दूसरी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी नोट्स अवेलेबल कर दी. जो मैंने जानी ना प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ, नोट्स डाउनलोड करूँ एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ. यहाँ 6th सेमिस्टर जमा भी हेला करूँ, बहुत शीघ्र एग्जाम हो, बहुत शीघ्र नोटिस आसीगला. सो से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड फिश फिशरी सबुथर नोट्स प्रिपेरेशन चली सरला क्षण मुझे सांगे सांगे अपलोड करदेवी. जेहेतु बहुत कम समय नोटिस बाहर तो टिके तो टाइम लगे ही ना, तो टिके मत टाइम दिंतु 2 ରୁ 3 दिन भितर मुझे बहुत पूरा पारु पर्यंत चेष्टा करुँच नोट्स अपलोड करने. मुझे बुझुची प्रायतः पिला पाखे नोट्स ना, सो मुझे ट्राए करुँची जिते शीघ्र संभव हम मुझे नोट्स अवेलेबल करदेवी. प्लीज मत सपोर्ट करूँ एंड एमती वीडियो देखु था. मुझे टोटाल सारिदेली डेवलपमेंटल बायोलॉजी. नेक्स्ट क्लास रे मु इवोल्यूशनरी बायोलॉजी सबुतिक शॉर्ट नोट गोटे क्लास रे कवर करेंगे. जम्मा भी 2-3टा वीडियो करेंगे, टिके हुए तो लेंदी हो पारे, टिके पेशेंस नहीं कि देखिए. एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आम नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करदे, तापर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एंड आपण मैंने जाकि एग्जाम पूरा देदनादन लिखिदे आसबे, मार्क 95% थुआ होइतिबो. सो ताले वीडियो देखु थांतु. जदि आजिकार वीडियो सेशन भल लागुछि ताले प्लीज लाइक करंतु. जिते भी सांग ओडिशा सारा 6th सेमिस्टर दउचंदी समस्त पाक को शेयर करंतु. एंड जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज टिके सब्सक्राइब कर दियंतु. थैंक यू.